तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए साथियों, इतने दिन अपन यूट्यूब से थोड़े से दूर थे, मतलब वीडियो नहीं आया, लंबे समय के बाद अब वापस आ रहा है। तो वापस थोड़ा-सा ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई में और हम धीरे-धीरे प्रयास करेंगे कि हम उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों हमें समय मिलेगा, त्यों-त्यों हम आपके बीच में रूबरू होते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। जैसा कि साथियों आज हम बात करेंगे कि एक तो अपना ऐसे देखें तो एनसीईआरटी के बेस पर ही है आज का वीडियो हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करना जा रहे हैं, जिसमें जो 11th की एनसीईआरटी में आया हुआ है, कुछ हम उनसे पाठ के इर्द-गिर्द भी बात करेंगे, कुछ उससे अतिरिक्त भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम आज ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे कि हम बात करते हैं कि दर्शन क्या है, उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे। क्या एक संविधान में राजनीतिक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हिंदुस्तान के संविधान के बारे में भी बात करेंगे और हिंदुस्तान के संविधान के साथ-साथ हम कुछ उदाहरण लेंगे अन्य देश के संविधान, जैसे विशेष तौर से आज हम जापान के संविधान के बारे में बात करेंगे। कि जापान का संविधान हमें क्या बताता है या हमारे देश से किस तरीके का भिन्न है। कभी-कभार हम देखते हैं कि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार संविधान में नियम बनाए जाते हैं। संविधान में जो भी है उनके अनुच्छेद बनाए जाते हैं। तो जापान के संविधान में कौन-कौन से परिस्थितियों को देखकर या दबाव के आधार पर बनाया हो या नहीं बनाया हो, तो निरंतर बने रहिएगा और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ना की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान पर जो आलोचक थे हमारे संविधान के, उन्होंने हमारे संविधान की आलोचना की है। कहाँ तक उनकी आलोचना उपयुक्त है और कहाँ तक उनकी आलोचना उपयुक्त नहीं है, मतलब है कि निराधार हो सकती है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हमारे संविधान की राजनीतिक दर्शन हमारे संविधान में राजनीतिक दर्शन किन-किन भागों में दिखाई देता है, उनके उन भागों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में भी ज़िक्र करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम अपनी बात आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा और हम प्रयास करेंगे कि हम ठीक तरीके से समझ पाएँ। जैसा कि आज हमारे पाठ का नाम ही यही है या हमारे टॉपिक का नाम ही यही है कि संविधान का राजनीतिक राजनैतिक दर्शन। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि दर्शन क्या है। अगर हम अपनी भाषा में लें साथियों, दर्शन मतलब हिंदी भारतीय दर्शन की बात करें, तो दर्शन शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत की एक धातु है दृश्य। दृश्य धातु से दर्शन की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है देखना। क्या होता है साथियों? देखना। और इसके साथ ही अगर दर्शन की अंग्रेजी बात करें, तो अंग्रेजी में दर्शन को फिलोसॉफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलोसॉफी कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखें। अपने को यहाँ देखना है कि ये जो फिलोसॉफी शब्द है, ये कितने शब्द ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलो से और एक मिला है सोफिया से। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिलो का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात है कि एक ऐसा ज्ञान जो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, इन दोनों शब्दों के आधार पर तो यही अर्थ निकलता है, लेकिन दर्शन का अपने आप में अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। अब हम भारतीय संविधान के संदर्भ में दर्शन की बात करेंगे और प्रयास करेंगे। जैसे हम आज सबसे पहले बात यही करेंगे कि संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है, वो कैसा है? या भारतीय संविधान में क्या दर्शन की बात की गई है या नहीं की गई है? भारतीय संविधान में दर्शन दर्शन सबसे पहले तो क्या संविधानों में दर्शन होता है? देखो साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान में दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि दर्शन नैतिकता पर आधारित होता है और नैतिकता संविधान में खुले तरीके से मतलब दर्शन नहीं हो सकता। और लेकिन उसके बावजूद हम बात करते हैं साथियों कि भले ही खुले तरीके से संविधान के किसी भी आर्टिकल में नैतिकता का प्रयोग नहीं किया गया हो,
लेकिन नैतिक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व जोड़े जाते हैं संविधानों में जिससे नैतिकता की बात हो रखी हो, उससे नैतिकता का अनुभव पेश होता हो या नैतिकता के वास्तविक लक्षण पेश होते हैं उन बातों में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संविधान एक राजनीतिक दर्शन हो सकता है, चाहे कोई भी संविधान हो सकता है, अपना भारतीय संविधान भी एक तरीके का राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में ही है। उसी के साथ ही हमारे संविधान का जो भारतीय संविधान है उसका नज़रिया कैसा होना चाहिए? तो साथियों भारतीय संविधान का जो नज़रिया है वो हमारे संविधान का जो दर्शन के संदर्भ में नज़रिया वो राजनीतिक होना चाहिए। अब राजनीतिक दर्शन में भी बहुत सारी बात अब कैसे होना चाहिए तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे देश में समानता हमारे देश के संविधान ने समानता की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, बंधुत्व की बात की है। इसके साथ ही जो मतलब उच्च और निम्न वर्ग में कोई जो मध्य जो भेदभाव है, उन भेदभाव को समाप्त करने की बात की है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की है। कहने का मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से जैसे कि अल्पसंख्यक है तो उनको अलग से अतिरिक्त छूट दी गई है या कोई मतलब दलित है तो उनके लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये सारे के सारी चीज़ें हैं वो राजनीतिक दर्शन के तहत ही आती है यानी कि एक नैतिकता की ही बात करती है और इनके आधार पर ही हम बात करते हैं कि हमारा देश का जो संविधान है उसका राजनीतिक नज़रिया कैसे है। इसके साथ ही साथियों राजनीतिक नज़रिए में हमें ये भी देखना चाहिए या हमारे संविधान के नज़रिए में हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो संविधान सभा थी, आज जो भी हमारे संविधान के प्रति जो आवाज़ उठाई जा रही है या जो माँग हो रही है कि संविधान ठीक नहीं है या कहने का मतलब है कि सही तरीके से नहीं बन पाया है या वर्तमान के लिए योग्य नहीं है। हालाँकि है लेकिन उसके बावजूद भी आलोचकों का ऐसा कहना है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि इसी ऐसे किसी भी संदर्भ में विवाद उत्पन्न होता है अगर किसी भी मुद्दे को लेकर कोई ऐसी संकट भरी बात आती है, तो हमें संविधान सभा के उन विचारों को देखना चाहिए। संविधान सभा के उस समय के मतलब पन्नों को देखना चाहिए, संविधान सभा के क्या विचार थे और उनके आधार पर ही हमें तय करना चाहिए क्योंकि हम संविधान सभा के सदस्यों के या संविधान के निर्माताओं के सदस्यों को उस समय के विचारों को पढ़ेंगे, तो हमें उनके लक्ष्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारे संविधान निर्माता क्या-क्या लक्ष्य चाहते थे, उनके क्या-क्या उद्देश्य थे और उन्हीं के उद्देश्यों ने उन्होंने क्या किया है, संविधान में पिरोया है। तो ये हमारा राजनीतिक दर्शन है हमारे संविधान का। उसके बाद एक छोटी-सी बात करें साथियों, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कभी-कभार हम बात करते हैं जैसे दर्शन का नाम आए तो साथियों ये बात आती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है या सच क्या है? इसके साथ ही शांति क्या है, अशांति कब कहेंगे? जैसे कि आप 11th में ही पढ़ा होगा अपनी जो राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है उसमें शांति के बारे में आया हुआ है कि जैसे महात्मा गांधी तो ये कहते हैं कि एक ऐसी शांति वास्तविक शांति वही है कि जो अहिंसा के ज़रिए लाई जा सकती है। तो महात्मा गांधी का कथन है कि हिंसा जो स्थिति पैदा नहीं कर सकती यानी कि जो शांति पैदा नहीं कर सकती, उससे ही बेहतर शांति अहिंसा पैदा कर सकती है। तो कहने का मतलब ऐसा का ऐसा हम एक क्या अपना उदाहरण लेंगे छोटा-सा, वो लेंगे साथियों जापान के संविधान का। किनके संविधान का? जापान के संविधान का। हम यहाँ अधिक एक बात करें साथियों जापान के संविधान की, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली तो बात है, पहली बार जापान का संविधान है वो 1890 में बनता है। पहली बार संविधान का निर्माण। ये जापान की बात कर रहा हूँ साथियों। निर्माण 1890 में, ठीक है? लेकिन ये फिर वर्तमान जो संविधान अस्तित्व में है, वर्तमान संविधान का अस्तित्व वर्तमान संविधान के अस्तित्व की बात करें तो इसमें है मेरे ख्याल से मई 1947 के आसपास है कि 3 मई 1947 को है जो वर्तमान संविधान है जापान का वो अस्तित्व में आता है। लगभग बात की जाए तो इसमें 103 अनुच्छेद है साथियों जिन्हें धाराओं के नाम से जाना जाता है और 11 भाग है मेरे अनुसार लगभग इतने ही होंगे। 103 अनुच्छेद है और इसके साथ ही इन अनुच्छेद को धाराएं भी कहा जाता है तो अगर कहीं आए तो कोई बात नहीं और 11 इसमें क्या है साथियों भाग है।
हम ये बात नहीं कर रहे हैं। और इस वर्तमान में जैसे कि हम बात करते हैं कि अपने संविधान में, भारतीय संविधान में क्या-क्या सम्मिलित है, तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित है, उसके साथ ही अपने जो 22 भाग है वो सम्मिलित है, इसके साथ ही जो परिशिष्ट प्रवन है 5 वो सम्मिलित है, और 1 से लगाकर जो 395 अनुच्छेद है वो अपने देश में, मतलब अपने संविधान में सम्मिलित है। हम ऐसी बात करते हैं। ऐसी की ऐसी बात जापान का संविधान करता है। जापान के संविधान में एक तो प्रस्तावना सम्मिलित है, प्रस्तावना, और इसके साथ ही एक सम्मिलित है अपना ये 103 जो अनुच्छेद और भाग 11 भाग है। अब देखिए साथियों, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ऐसा कैसा लिखा हुआ है कि जापान की प्रस्तावना में कि हम जापान के लोग, जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। कैसा संविधान कहा जाता है? शांति का संविधान कहा जाता है। तो कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि किस देश के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है, तो जापान का संविधान को, जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है। इसलिए प्रस्तावना में लिखा है कि हम जापान के लोग हमेशा युद्ध को बढ़ावा न देकर शांति को बढ़ावा देंगे। ये शांति को बढ़ावा देने की बात कहाँ लिखी है? शांति को बढ़ावा देंगे। आपको पता होगा साथियों कि जापान लगातार 1900, अपन बात कर सकते हैं कि 1900 जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 तक चला था हालांकि। तो जिस समय 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु अटैक किया गया, तो उसमें जापान की जितनी भी सैन्य क्षमता थी या उनके जो प्रसिद्ध शहर थे या जो इकोनॉमी सिस्टम था वो पूरा का पूरा चरमरा गया था, बिगड़ गया था। और उसके बाद पश्चिमी देशों का दबाव आ गया था जापान के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से। तो जापान के पास सैन्य क्षमता वगैरह उस समय सब कुछ थी, लेकिन अटैक के बाद पूर्ण रूप से उसके ऊपर वो पश्चिमी देशों पर निर्भर हो गया, और पश्चिमी देशों का दबाव, पश्चिमी देशों के दबाव में रहकर ही जापान ने अपना एक शांति का संविधान बनाया। पश्चिमी देशों के दबाव में रहकर ही, उनके दबाव के कारण ही प्रस्तावना में जापान के लोगों ने लिखा कि हम जापान के लोग युद्ध को बढ़ावा न देकर किसे बढ़ावा देंगे? शांति को बढ़ावा देंगे। यहाँ तक की बात समाप्त नहीं होती है। जापान के संविधान का एक अनुच्छेद है साथियों 9, और ये अनुच्छेद 9 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 9 ये कहता है कि जापान शांति को बढ़ावा देगा। इसके लिए उसमें लिखा गया है कि युद्ध या किसी भी, जापान किसी भी देश के लिए या अन्य क्षेत्र के लिए धमकी या युद्ध का, मतलब युद्ध या धमकी का प्रयोग नहीं करेगा या दबाव नहीं डालेगा। और इसके साथ ऐसी स्थिति से बचने के लिए जापान ना तो नौसेना रख पाएगा, ना थल सेना रख पाएगा, और ना ही वायु सेना रख पाएगा। नौसेना, थल सेना और कौन सी सेना साथियों? वायु सेना। ये तीनों रखने की मनाही है। ये तीनों नहीं रख सकता जापान, बल्कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई सैन्य संगठन रख सकता है, मतलब कोई सैन्य, कोई टुकड़ी रख सकता है, ये आंतरिक मामलों के लिए। बाकी बाहरी हस्तक्षेप के लिए या कह सकते हैं, या ज्यादातर वो सेना भी नहीं रखेगा। उसकी जो ज्यादा सेना थी उसकी भी संख्या को क्या कर लिया गया? घटा लिया गया। तो हम इसे बात कर सकते हैं कि किसी भी देश के संविधान का निर्माण अगर किसी बाहरी दबाव के या किसी के हस्तक्षेप से होता है, तो इसका मतलब है कि वो देश उस देश के लोगों की मंशा के अनुसार नहीं बनकर किसी बाहरी दबाव, जो दबाव डाल रहे हैं उनकी मंशा के अनुसार बनेगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, बाकी हर एक देश नौसेना चाहता है, अपनी थल सेना चाहता है, अपनी वायु सेना चाहता है। हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो 1949 यानी कि साम्यवादी क्रांति से पहले चीन एक, मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पूर्वी एशिया का एक तरबूज कहलाता था या रोगियों का देश कहलाता था। वो देश आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, यानी कि अमेरिका और विश्व बैंक तक, यानी कि ऐसी इतनी बड़ी-बड़ी संस्थाओं को और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संपन्न अगर कोई देश है या विकसित देश है, उनको भी क्या कर रहा है? अपने दबाव, यानी कि उनके ऊपर भी राज करने का धीरे-धीरे प्रयास कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और चीन की तो अपनी विदेश नीति में ये लिखा है कि वो अपने सैन्य ताकत पर क्या करेगा? साम्राज्य विस्तार करेगा। ये उसकी विदेश विदेश नीति की बातें हैं। लेकिन यहीं जापान के संविधान में क्या लिखा गया है आर्टिकल 9 में कि नौसेना, थल सेना और वायु सेना ये तीनों मनाही है, नहीं रख पाएगा। और इसके साथ ही वो किसी भी देश को धमकी नहीं देगा और युद्ध भी नहीं करेगा। तो कहने का, और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सैन्य संगठन या सैन्य टुकड़ी रखेगा, जिसके कारण उसके देश में क्या हो जाए, मतलब। तो दूसरी और एक और तो ये दबाव की बात है।
दूसरी ओर देखें तो दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि ये देश एक शांति का संविधान है, तो शांति अपने आप में दर्शन है। शांति का मतलब है अहिंसा। शांति का मतलब है कि बिना भेदभाव रहित सबको समानता का अधिकार, सब स्वतंत्र, सबके आपस में सभी को बंधुत्व की भावना वगैरह, ये सब हम शांति के अर्थ से निकाल सकते हैं, यानी कि दर्शन से ये बातें हम निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी बातें थोड़ी है, ये जापान के संविधान के बारे में हमें याद रखनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों कि हमारे संविधान का जो लोकतांत्रिक बदलाव है, यानी कि और उस पर हम लगातार शासन कैसे कर रहे हैं। तो मतलब संविधान ने लोकतांत्रिक बदलावों के संदर्भ में क्या किया है, क्या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतांत्रिक बदलाव का शासन, एक जो भारतीय संविधान है वो क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक बदलाव का शासन कर रहा है। अब लोकतांत्रिक बदलाव संविधान कैसे कर रहा है, देखिए, लोकतांत्रिक बदलाव का शासन, और ये लोकतांत्रिक बदलाव का शासन कौन कर रहा है, ये शासन कर रहा है अपना संविधान। कैसे कर रहा है, देखिए, सबसे पहली चीज है इसमें हम लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान है वो है कि किसी भी सरकार को निरंकुश नहीं होने दे रहा है, निरंकुशता पर रोक लगाता है। अपना संविधान ही लगाता है निरंकुशता पर रोक, ठीक है, लगाता है। दूसरा, उत्तरदायी सरकार का गठन करता है, उत्तरदायी सरकार का गठन, या उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है, या उत्तरदायी सरकार का गठन कौन करता है, ये सारी की सारी बातें कौन करता है, हमारा संविधान। इसी के साथ ही अपन तीसरी बात लिखें तो भेदभाव रहित, भेदभाव रहित समाज की स्थापना को बल देता है, भेदभाव रहित समाज की स्थापना को बल देता है, ठीक है। अब भेदभाव रहित समाज की स्थापना को बल कैसे देता है, तो इसमें साथियों हम बात करें तो भेदभाव रहित समाज का मतलब है कि हमारे समाज में या हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर मतलब वर्ग है उनको भी किसी न किसी तरीके से हमें ऊपर उठाना चाहिए, उसको भी किसी न किसी तरीके से हमें आगे लाना चाहिए। चाहे आरक्षण की व्यवस्था को लेकर है, आर्टिकल 16(4) में अलग से आरक्षण की व्यवस्था दे रखी है, उनके माध्यम से भी हमारा संविधान बात करता है कि कैसे भी करें, लेकिन जो ये समाज में आर्थिक आधार पर जो ये अमीरी और गरीबी की जो ये खाई बनती जा रही है, इनको क्या किया जाए कि इन गरीबी की ये जो ऊंच नीच है इनको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जैसे कि हमारे देशों में धर्मों की बात करें तो धर्म के संदर्भ में भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बात की है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अलग से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। उसी के बाद है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात देकर भी हमारे देश में लोकतांत्रिक बदलाव के शासन की बात करता है। कौन करता है, संविधान बात करता है। हम ऐसे और भी लिख सकते हैं, ऊंच नीच को समाप्त करता है, ठीक है। और ये भी है समानता व बंधुता की बात करके, ये सारी की सारी बातें कौन करता है, हमारा संविधान करता है। और इन बातों के आधार पर ही लोकतांत्रिक बदलाव के जरिए हमारा संविधान क्या करता है, लोकतांत्रिक बदलाव का शासन करता है। इसके साथ हम ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ नेहरू के विचार को दृष्टिगोचर करेंगे, नेहरू के विचारों को देखेंगे कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले बात की थी अपने वीडियो से पहले ही कि हम आज हमारे संविधान के जो आलोचक है उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आप जो आलोचना कर रहे हैं वो निराधार है आपकी आलोचना। तो इसके संदर्भ में हमारे संविधान के बारे में ही हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी क्या लिखते हैं साथियों, नेहरू जी पहली बात तो ये कहते हैं कि
अपना जो देश है यानी कि अपने जो देश का संविधान है वो यानी कि उसका निर्माण है भारतीयों के द्वारा किया गया, यानी कि एकदम संप्रभु तरीके की संविधान सभा का गठन किया गया और उसके बाद उसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये संविधान ना तो कोई वकीलों का संविधान है और ना ही किसी एक पार्टी या किसी मतलब है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, आलोचकों को कह रहे हैं, उनका संविधान है, बल्कि ये तो अपने आप में पूरे राष्ट्र का संविधान है। इसमें पूरे राष्ट्र की भागीदारी है और पूरे राष्ट्र के लोगों के द्वारा ही ये इस संविधान का निर्माण किया गया है। ये भी बताते हैं कि प्रस्तावना में जैसे कि लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये सारी की सारी बातें, इसका मतलब है कि पहले से ही शब्द लिखा हम भारत के लोग, अर्थात है कि इसमें संपूर्ण भारत के लोग सम्मिलित थे। परिस्थितियां भी समझेंगे और ऐसे तरीके से हम बात करें तो अब उस समय 299 के आसपास हमारे विधानसभा के सदस्य थे। मैं विभाजन के बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले 389 थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब पूरे देश में तो उस समय की 40 करोड़ की जनसंख्या थी, सबको तो सम्मिलित कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज भारत की 121 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व देश में लोकसभा के 545 सदस्य, मतलब 43 और 2 मनोनीत, हालांकि मनोनीत तो अब है ही नहीं, लेकिन जो 543 सदस्य करते हैं, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय भी देश के 299 सदस्यों ने 40 करोड़ जनता की बात को रखा था। हालांकि उनमें से कुछ संविधान के सदस्य ही आलोचक है, क्यों है, उनकी भी बात को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, ये तो नेहरू के विचार ये है कि पहले तो है कि हमारा जो देश का संविधान है वो किसी एकदम संप्रभु संविधान है, संविधान एक भारतीयों के द्वारा बनाया जा रहा है। और उनके साथ ही वे दूसरा विचार ये भी देते हैं अपना कि कुछ लोगों का कहना है कि ये संविधान वकीलों का संविधान है, तो वे कह रहे हैं कि ये संविधान वकीलों का संविधान नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का संविधान है, यानी कि संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है। उसके बाद साथियों में बात करें तो हम एक कभी-कभार बात करते हैं कि हमें संविधान की ओर मुड़कर क्यों देखना चाहिए? हमें संविधान की ओर मुड़कर क्यों देखना चाहिए? हम एक छोटी सी बात करें, क्वेश्चन ये है कि हमें संविधान की ओर मुड़कर क्यों देखना चाहिए? इसका तात्पर्य ये है मेरा कि कभी-कभार हम संविधान को लेकर झगड़ने लगते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम बिहार या माफ कीजिए केरल राज्य जो विवाद का जो आज तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला था, जजमेंट था। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि मूल ढांचे को लेकर बात की थी कि संविधान का क्या हो मूल ढांचा, मैं सब कुछ परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समय समय पर हम आपको बता देंगे। अगर ऐसी बातों पर कभी कभार क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है, तो इसीलिए इन विवादास्पद बातों को देखकर हमें संविधान की सभा की ओर मुड़ना चाहिए, संविधान सभा की ओर क्या करना चाहिए, मुड़ना चाहिए और देखने का प्रयास करना चाहिए कि संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे और उसके बाद हमारे उद्देश्य और संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों की हमें क्या करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए, ताकि हम एक बेहतरीन तरीके से जिस उद्देश्य से विचार कर रहे हैं या जिस विषय संबंधित उद्देश्य को लेकर आए हैं, उसे ठीक तरीके से नियम भी बना सके और उनकी भावनाओं को समझते हुए संविधान को संरक्षण प्रदान करते हुए एक अच्छे तरीके से जो संशोधन का कार्य करना है हमें, वो भी ठीक तरीके से कर पाए, जिससे कि हमारे संविधान की भी अनुपालना हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी-कभार क्या होता है कि ज़्यादा ही विवाद हो जाता है तो हम सीधे या लोग या आलोचक सीधे किसके ऊपर अंगुली उठाते हैं? संविधान के ऊपर अंगुली उठाते हैं। इससे संविधान पर अंगुली उठाने से बचा जा सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन कैसे है? तो राजनीतिक दर्शन की बात करें साथियों, राजनीतिक दर्शन। तो राजनीतिक दर्शन की बात करें तो राजनीतिक दर्शन में सबसे पहली बात ही हम बात करेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता देखिए, ये राजनीतिक दर्शन की बात है, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, धर्मनिरपेक्षता की भी बात की गई है, समाजवाद की भी बात की गई है, इसके साथ ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की भी बात की गई है, बंधुत्व की भी बात की गई है, संघवाद की भी बात की गई है।
इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने संविधान के ये सभी तत्व मिलकर नैतिकता की बात करते हैं और इन्हीं नैतिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक राजनीतिक दर्शन को लिए हुए खड़ा है, यानी कि अपने मजबूत ढांचे को लिए हुए खड़ा है। हमारा संविधान केवल चुपचाप बैठा भी नहीं है, बल्कि हमारा संविधान आज भी एक पंच की भूमिका निभा रहा है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार किसी दो परिवारों के मध्य या दो समूहों के मध्य विरोध हो जाता है या विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उनको पंच अपनी भूमिका के माध्यम से किस प्रकार से सुलटारा करवाते हैं या उसका निपटारा करवाते हैं या उन दोनों के मध्य समन्वय बैठाते हैं, उसी प्रकार एक पंच की भूमिका निभाते हुए हमारा संविधान आज भी समन्वय बैठाता है पूरे देश के लोगों के मध्य। चलिए, सबसे पहली बात है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करूं तो साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें आपको पता होगा भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 3 का अनुच्छेद 19 से लगा के 22 खुले तरीके से व्यक्तियों को स्वतंत्रता देता है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 19 से 22 है, उन 22 में से एक आर्टिकल है 20, जो भारतीय के दोषी व्यक्ति को भी जेल के अंदर भी जीवन जीने का अधिकार, मतलब है कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसे भी ये कहा जा सकता है कि अगर उसने दोष किया है तो उसे सजा भुगतनी तो पड़ेगी, लेकिन वो भी एक बार, और ये भी कहा गया है कि वो स्वयं के विरुद्ध गवाही भी नहीं दे सकता। और इसके साथ ही भले ही किसी ने कितना ही अपराध कर लिया हो, उसके बावजूद आर्टिकल 21 अपना बात करता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसके जीवन की समाप्ति कब की जाएगी, केवल विधि के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय उसे मृत्युदंड की सजा दे देता है तो वो मान्य है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाह कर भी आत्महत्या नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अभी कोई बीच में मामला आया था, उसमें अगर कोई व्यक्ति मतलब ऐसा है तो फिर भारत सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हम जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी अपने आप में, हम आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी अपने आप में संविधान के नजरिए से हम दोषी है हम, क्योंकि संविधान हमें प्रतिष्ठा देता है, संविधान हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रता में बात आती है। इसके साथ ही हमें राजा राममोहन राय के विचार को भी याद करना चाहिए। राजा राममोहन राय है, इनका जन्म 1772 के आसपास होता है। हम कहते हैं पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहते हैं इनको, मतलब बहुत सारी उपाधियों से नवाजते हैं ये राजा राममोहन राय। और इनके साथ ही इन्होंने एक पंक्ति कही थी स्वतंत्रता के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, और अधिकारों के साथ ही इन्होंने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अधिकार तो मिले ही मिले, और इसके साथ ही किसकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सकता है कि अपनी बात को दूसरों के सामने कह सकता है, अपनी बात को बता सकता है, अपने कष्टों को बता सकता है, जिससे ही व्यक्ति की मूल रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। अन्यथा अगर वो अपनी बात को नहीं रखेगा, इसका मतलब है या उसे अपनी बात को रखने का अधिकार भी नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ। हम जैसे बात करते हैं कि हमारा संविधान है 1946 में बनना शुरू हो गया था, मतलब है कि 9 दिसंबर को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी और 1946 को, और उसके बाद उसी दिन से हमारा संविधान धीरे 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 बनना शुरू हो गया, जो 26 नवंबर 1949 को लगभग पूर्ण बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को, और आंशिक रूप से लागू भी हो गया। हालांकि पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, आप सबको पता ही होगा। 1950 में ये पूर्ण रूप से लागू हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि लागू हुआ। अगर आंशिक नाम आए तो फिर 26 जनवरी को आंशिक रूप से लागू हुआ, नहीं माफ कीजिए, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ और पूर्ण बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया, अर्थात भारत गणतंत्र बन गया। 9 दिसंबर है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, यहाँ से संविधान का निर्माण शुरू होता है। हम अगर साथियों बात करें तो ये बात राजा राममोहन राय 18वीं शताब्दी में, यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। और उस समय राजा राममोहन राय कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे संविधान का विकास क्रम बहुत लंबा है। हमने जो हमारे संविधान में जो तथ्य अपनाए हैं, जो बातें अपनाई है, जो सिद्धांत अपनाए हैं, वो सारे के सारे सिद्धांत 1946 के बाद के नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान के जितने भी सिद्धांत है वो लगातार
हम कह सकते हैं 300-400 वर्ष पहले के सिद्धांत हैं जो हमारे महापुरुषों ने या विद्वान लोगों ने जिन जिन बातों का जिक्र किया है उन सारी बातों को अपनाया गया है। हम आगे ये भी ध्यान रखेंगे इस बात के संदर्भ में कभी मौका मिला या हमें समय मिला तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या हमारा संविधान 9 दिसंबर 1946 से ही बनना शुरू होता है और उसी समय की बातों को ही अपनाया जाता है और अगर नहीं तो भी क्यों और अगर उसी दिन से है तो भी क्यों, इनके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। हालांकि मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने आपको कह दिया कि राजा राममोहन राय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात थी और हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 19(1) के ए में ये दे दिया है कि अभिव्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता है। चलिए साथियों, ये तो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद है कि व्यक्ति की सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय कैसा न्याय साथियों, सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में दो स्तर के लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, एक गरीब होते हैं, या एक उच्च वर्ग के होते हैं या निम्न वर्ग के होते हैं। हमारा संविधान खुले तरीके से कहते हैं इन उच्च नीच को, यानी कि उच्च और निम्न वर्ग कुछ नहीं है, इन सभी वर्गों को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के संदर्भ में भी बात करेंगे आगे। ये बात हम यही भी लिख सकते हैं, सरदार पटेल ने कहा है कि अगर हम हमारे संविधान निर्माण के बाद अगर हमारा संविधान बन गया है उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत है। हमें संविधान निर्माण के बाद ये पूरी तरीके से बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए या हमारे आत्मा में ये भाव आ जाने चाहिए कि भारत एक राष्ट्र है और उसमें सभी एक ही समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें भारतीय कहा जाता है। तो ये हम ऐसी अगर धारणा या ऐसी नैतिकता हमारे संविधान में है तो हम खुले तरीके से कह सकते हैं कि हमारे संविधान में राजनीतिक दर्शन दिए हुए हैं। तो और दूसरा कि सामाजिक न्याय में अमीर गरीब, मतलब एक तो कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय में अमीर वर्ग के भी लोगों का प्रभुत्व होता है, गरीब वर्ग के भी लोगों का प्रभुत्व होता है। इन सबको भी कहीं न कहीं या किसी न किसी तरीके से समतुल्य लाने का भी प्रयास कौन कर रहा है, हमारा संविधान इनका भी प्रयास कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था साथियों, आर्टिकल 15(4) में और 16(4) में। 16(4) में खुले तरीके से कह रखा है कि प्रत्येक राज्य अगर एससी एसटी या ओबीसी है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये सारी की सारी चीजें हैं, मतलब ये कास्ट है, तो इनको अगर स्थिति ठीक नहीं है राज्य में तो राज्य प्रयास करेगा कि वो नौकरियों में भी अतिरिक्त क्या देगा, इन्हें आरक्षण देगा, छूट देगा। और इसके साथ ही 15(4) और 15(4) में भी ये लिखा हुआ है कि अपने जो जितने भी शैक्षणिक संस्थान वगैरह है इन संस्थानों में भी एससी एसटी और ओबीसी को, मतलब एससी का मतलब अनुसूचित जाति, एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति और ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर राज्य को लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो शैक्षणिक संस्थाओं में भी इनको अतिरिक्त फायदा पहुंचाकर या इनकी सीटों को बढ़ावा देकर जो भी है उनके माध्यम से इनकी स्थिति को सुधार करने का प्रयास कर सकता है। ये सामाजिक न्याय है। हम खुले तरीके से कह सकते हैं कि हमारा संविधान है अमीर और गरीब की जो खाई है उनको क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है और आगे की बात करता है। अब आगे तीसरी बात करते हैं विविधता और अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों की बात करते हुए हमारा संविधान कहता है, आपको पता होगा हमारे संविधान का आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों मतलब शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं और विशेष तौर से आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अलग से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की भी बात कर रखी है और उनके माध्यम से बात कर रखी है कि ये अपनी भाषा को, ये अपनी, और आर्टिकल 29 कहता है कि ये अपनी भाषा है, ये इनकी संस्कृति है, इन सबको बढ़ावा दिया जा सकता है। और 30 में कह सकते हैं कि ये अपने अलग अलग धर्मों की क्या कर सकते हैं, मतलब है कि शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही सरकार इनके लिए अतिरिक्त छूट भी देगी, ये भी बात आर्टिकल 30 में लिखी गई है। तो ऐसा कहना, और इसके साथ हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस बात को पुनः याद करना चाहिए। पटेल साहब जिस समय अल्पसंख्यकों इस पर विचार चल रहा था उस समय उन्होंने कहा था जो ही हमारा संविधान पूर्ण बन जाए उनके बाद हमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी बातों को ही भूल जाना चाहिए और उसके बाद हमारी आत्मा में एक ही भाव आना चाहिए और वो भाव ये है कि हमारा देश एक समुदाय का देश है और वो एक समुदाय है, एक भारतीय समुदाय। तो ये भी इनमें हम याद कर सकते हैं। उनके बाद साथियों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। किसकी बात आती है साथियों? धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इससे पहले हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा
कि धर्म क्या है। धर्मनिरपेक्षता, हम कभी बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भी, और इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है या पंथ निरपेक्ष राज्य। यहाँ मेरा राज्य का मतलब अपने केंद्र से है, भारत से है, देश से है। और उससे पहले हम धर्म की थोड़ी सी बात करें। यहाँ धर्म का मतलब है संप्रदाय, जो धर्म है मतलब ये संप्रदाय कह सकते हैं या धर्म। यहाँ धर्म का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह ये सब। और बाकी जैसे कि हम धर्म की बात करें तो धर्म के संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन है कि धर्म विहीन राजनीति मर्त देह के समान है। तो लेकिन वहां धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वगैरह, गांधी का वो धर्म नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात हम कर सकते हैं, जैसे तुलसीदास ने कहा है कि परहित समान धर्म नहीं भाई, कि परहित अगर दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। या दूसरों के साथ कहने का मतलब है कि पीड़ा पहुंचाते हैं, पर पीड़ा नीच न अधमाई। कहने का मतलब है कि दूसरों को अगर पीड़ा पहुंचाते, इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। उसी प्रकार ही महाभारत में लिखा गया है, धरती धार्यति इति धर्मः, यानी कि धरती पर जो धारण करने योग्य है वही क्या है, धर्म है। इसी के साथ ही मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण भी बताए गए हैं। हम ये सारे की सारी धर्म, यहाँ धर्म का मतलब ये धर्म नहीं जो हम बात करें कि मतलब हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ठीक है, इन धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं जो न्यायप्रिय हो या शांति हो, इन सभी बातों की, यानी कि धार्मिक तत्वों की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक विशेष संप्रदाय या विशेष एक धर्म की। हमारे देश की प्रस्तावना में एक शब्द आया हुआ है पंथ निरपेक्षता, प्रस्तावना, और शब्द क्या आया हुआ है, पंथ निरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उससे बेहतर है कि हम ये कहें कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। क्यों नहीं है उसके संदर्भ में भी हम अभी बात करेंगे, और पंथ निरपेक्ष कैसे है वो भी हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे देश में मान लो कि एक हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। हमारे देश में बात करें तो आर्य समाज अलग है, रामकृष्ण मिशन अलग है, उसी प्रकार ब्रह्म समाज अलग है, आलावार संत अलग है, नयनार अलग है, ये सारे हिंदू धर्म से ही संबंधित है। सिखों में भी अलग अलग हो सकते हैं। और अब इसके साथ ही अपन बात करें ईसाई धर्म में भी, तो भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो अलग अलग संप्रदाय है। हम मुस्लिम की बात करें तो उसमें भी सिया और सुन्नी अलग अलग धर्म, मतलब उस मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म के भी सिया और सुन्नी दो अलग संप्रदाय है। तो कहने का मतलब है, तो भारत इन संप्रदायों से पूर्ण रूप से मुक्त है, बल्कि धर्म से पूर्ण रूप मुक्त मुक्त नहीं है। देखो, एक शब्द आएगा पारस्परिक, पारस्परिक प्रतिषेध। क्या शब्द है, पारस्परिक प्रतिषेध। और इसका पारस्परिक प्रतिषेध का मतलब होता है कि राज्य धर्म से बिल्कुल अलग हो। इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि राज्य धर्म से बिल्कुल अलग हो, लेकिन भारत धर्म से बिल्कुल अलग नहीं है। भारत धर्म से दूर है, दूरी रखता है बस, बाकी अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है, देखिए इनके संदर्भ में। तो धर्मनिरपेक्षता, सबसे पहले हमारे देश के संविधान में क्या लिखा गया है, भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। ठीक है साथियों, इतना हमें पता चल गया कि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि भारत सभी धर्मों को समानता के साथ बढ़ावा देगा। भारत धर्मों से विमुख नहीं है, भारत धर्मों से अलग नहीं है, दूरी रखते हुए सभी धर्मों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। वो सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म मानने का क्या करता है, अधिकार देता है, अपने अपने रीति रिवाजों को मानने का अधिकार देता है। हम बात करेंगे आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद है। भाग 3 की बात कर रहे हैं हम संविधान के। और उसके साथ आर्टिकल 25 में हम एक छोटी सी बात करें तो सिख धर्म, और सिख धर्म को अलग से क्या कहा गया है कि कटार रखने का अधिकार है, और उसके साथ ही पगड़ी पहने हुए हैं तो भी मतलब कहने का मतलब हम एक कटार से बात कर सकते हैं कि उन्हें कटार रखने का अधिकार, भले ही कटार एक हथियार हो उसके बाद भी उन्होंने सिख धर्म का अंग माना है कटार को, इसीलिए उनको कटार रखने का अधिकार है, बल्कि बाकी वाले धर्मों को नहीं है। तो यह कहने का मतलब है क्योंकि उनकी संख्या कम है, तो उन धर्मों को भी उनकी आत्मा में भारत का संविधान ये कहना चाह रहा है, यहाँ अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाह रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है उनकी आत्मा में ये बात नहीं आए कम से कम कि हमारा यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ ठीक तरीके से हमें यहाँ अधिकार नहीं दिए गए, हमें यहाँ ठीक तरीके से न्याय नहीं दी गई हो,
या उनकी आत्मा में ये विचार आए कि भारतीय संविधान हमें ये सभी अधिकार देकर हमारे साथ समानता का व्यवहार करता है, भ्रातृत्व का व्यवहार करता है, एक बंधुत्व की तरह रखना चाहता है। हालांकि हम बात करते हैं अपने देश में लगभग 80% हिंदू है, 79 दशमलव कितनी है, मान लीजिए लगभग 80 या आप 79 ही मान लीजिए परसेंट क्या है, हिंदू है। इसके अलावा जो सिख है, मतलब अपने ईसाई है, पारसी है, इस्लाम है, ये सारे के सारे धर्मों के लोग भी हमारे देश में ही रहते हैं। अब देखिए, तो हम बात करते हैं भारत एक पारस्परिक प्रतिषेध न होकर मतलब एक दूरी के सिद्धांत को अपनाता है। तो कैसे, देखिए, देखो पहली बात तो है, हम ये बात कर रहे हैं कि भारत का कोई राजनीतिक मतलब राज्य धर्म तो नहीं है। उसके बाद है भारत सभी धर्मों को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्मों को मानने की छूट देता है। और दूसरा, कभी कभार भारत सरकार है या भारतीय संविधान है वो धर्मों में हस्तक्षेप भी करता है। कब करता है? कि जिस समय परिस्थितियां विवश हो, मतलब परिस्थितियां अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो। अब हम बात करें साथियों कि हमारा राम मंदिर वाला विवाद, बाबरी मस्जिद कह सकते हैं या राम मंदिर विवाद कह सकते हैं, लंबा विवाद था, आजादी से पहले का विवाद है ये, ठीक है। तो उस समय की बात करें हम राम मंदिर विवाद की, तो ऐसे में क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या है, आपस में झगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। मतलब संविधान की ओर से कौन हस्तक्षेप करती है? सरकार हस्तक्षेप करती है। तो ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भी हमने बातें की। इसके साथ साथियों तो समूह बनाने की तो हम बात कर ही चुके हैं कि प्रत्येक समुदाय है अगर, तो उसका कोई भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है, वो इस्लाम में जा सकता है, या इस्लाम का व्यक्ति है हिंदू में आ सकता है, या बौद्ध बन सकता है। और हम तो ये बात करते ही हैं कि भारत के बहुत सारे हिंदू धर्मी लोग या हिंदू धर्म के अनुयायी बाद में जाकर कहीं न कहीं बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं। जैसे कि भले ही कवियों के बारे में हो, हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा है। इसके साथ ही लहसा की और यात्रा राहुल शंकरदयान है, उन्होंने भी कहीं न कहीं आखिरकार बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है। हम भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण के संदर्भ में बात करें तो 1956 में जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो 6 लाख लोगों के द्वारा एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म के अनुयायी बने गए, तो वो भी ये एक तरीके का है कि हमें छूट है संविधान के द्वारा, ये इतने तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है, तब तो हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं, किसी भी चीज का अनुसरण कर सकते हैं, किसी ही भगवान की भक्ति भावना वगैरह सब कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा संविधान ये कहता है कि हम कोई भी नर बलि वगैरह ऐसी कोई काम बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। इसके साथ ही साथियों हम बात करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अब देखिए साथियों, ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होता है, अभी हम आज के संदर्भ में बात करें तो 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक को, और प्रत्येक भारतीय नागरिक को, और कितने वर्ष के? 18 वर्ष के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ठीक है। और 18 वर्ष के, ये हम आज की बात कर रहे हैं वर्तमान में। एक 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन है 1989 में, राजीव गांधी की सरकार के समय। इन्होंने, इससे पहले हमारे मतदान की आयु थी 21 वर्ष, और 21 वर्ष को हटाकर कितनी कर दी इन्होंने? 18 वर्ष कर दी। इसीलिए वर्तमान के संदर्भ में अपना 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक है वो वयस्क मताधिकार का क्या होगा? हकदार होगा। अब हम ये बात कर रहे हैं, इनके माध्यम से हम ये बात करना चाहते हैं, या नागरिक का मतलब है पुरुष और महिला दोनों है। साथियों हमें ये भी बात याद रखनी है कि हमारे देश का संविधान है आगे किस तरीके से है। हमारे देश का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि आपको पता है। अमेरिका का संविधान बना था साथियों 1789 के आसपास, हम कह सकते हैं 1789 में लागू हो गया था, 86 के आसपास बन गया था। 1789 में एक तो फ्रांस की क्रांति भी होती है और अमेरिका का संविधान भी बनता है, मतलब लागू होता है। तो ये 1789 में अमेरिका का संविधान बना। उसके बावजूद अमेरिका के
संविधान में या अमेरिका जैसे देश में वहां की महिलाओं को अधिकार मतलब वयस्क मताधिकार का अधिकार लेने के लिए 20वीं सदी के मतलब हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम वर्षों में उनको क्या यानी कि अंतिम वर्ष में उनको क्या मिला मतलब है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला। किसे? महिलाओं की बात कर रहे हैं हम। बात कर सकते हैं 1920-21 के आसपास उनको क्या मिलता है, अमेरिका की महिलाओं को वयस्क मताधिकार मिलता। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो साथियों ब्रिटेन में पहले दिया गया था 1918 में वयस्क मताधिकार दिया गया था, लेकिन वो भी भेदभाव के साथ, मतलब पूर्ण रूप से नहीं। और यहीं अगर इंग्लैंड की बात करें साथियों तो इंग्लैंड ने वयस्क मताधिकार दिया था 1928 में। हालांकि इनका संविधान अमेरिका से भी पहले बन गया, भले ही अलिखित संविधान हो लेकिन अमेरिका से पहले बन गया था। अपने देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना और इसी दिन से हमने महिलाओं और पुरुषों दोनों को क्या कर दिया, वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया। ये भी बात करें यानी कि अब फ्रांस की बात करें तो साथियों फ्रांस ने भी महिलाओं को मताधिकार देने में 1944 तक नहीं दिया, 1944 के बाद दिया है। हम एक और बात करते हैं साथियों, हमारे देश में 1928 में एक पंडित मोतीलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे। वे क्या लेके आए थे? नेहरू रिपोर्ट। और उस नेहरू रिपोर्ट में भी उन्होंने मांग की थी कि प्रत्येक 24 वर्ष के व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए, वयस्क मताधिकार। उन्होंने मांग 24 वर्ष के व्यक्ति की थी। हालांकि हमने संविधान में 21 वर्ष तय किया, उसके बाद 61वां संविधान संशोधन करके क्या कर लिया, 18 वर्ष तय कर लिया। तो ये भी एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात है। सभी व्यक्तियों को अपने नेता चुनने का अधिकार दिया गया, सभी लोगों को। यहाँ तक कि हमारे देश में जो थर्ड जेंडर है यानी कि उनको भी वयस्क मताधिकार का भी अधिकार है। अब साथियों एक और बात करें हम तो इन वयस्क मताधिकार के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं भारतीय संविधान में क्या है साथियों, तो भारतीय संविधान में एक राजनीतिक दर्शन की बात करता है। इनके बाद ये वयस्क मताधिकार के संदर्भ में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात है। वे लिखते हैं कि जिस दिन इस अधिकार संबंधी बात हो रही थी वयस्क मताधिकार, उन्होंने कहा था कि आज हमारा भाग्य है और ये ऐसे नियम कायदे हैं वो भारतीय जनता का क्या करे, भला करेगी। और सही है, आज भी ये नियम कायदे हैं भारत सरकार या भारतीय जनता का क्या कर रही है, भला कर रही है। उनकी कामना थी कृष्ण स्वामी अय्यर की और उनकी कामना को ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। उनके बाद है साथियों संघवाद। कौन सा? संघवाद। संघवाद का मतलब होता है साथियों कि एक ऐसा देश जिनमें शक्तियों का विभाजन हो। हमारा देश पूर्ण संघवाद नहीं है, हम कह सकते हैं असमतल संघवाद है भारत। भारत कैसा संघवाद है? असमतल। और समतल संघवाद किसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं या समरूप कह सकते हैं या असमरूप कह सकते हैं, ये है अपना अमेरिका। हमारे देश में संघवाद की बात तो की गई है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज्यादा किसकी ओर झुकाव रखते हैं, तो हम ज्यादा केंद्र की ओर झुकाव रखते हैं। किन किन चीजों में रखते हैं, तो साथियों अगर मोटे तरीके से बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, या इसके साथ ही बहुत सारे अपनी समवर्ती सूची की बात करें या ज्यादातर विषयों में संघ सूची आगे है, इसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय भी संघ सरकार के पास है। तो मतलब संविधान भी अपना एक है, सर्वोच्च अधिकार भी मतलब राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्णय बदलने की क्षमता भी केंद्रीय न्यायालय के पास ही है। तो ये सारी की बातें हैं और इससे विस्तृत जानकारी है तो अपने यूट्यूब पर पहले वीडियो डाले गए हैं, उनको आप ठीक तरीके से देखिएगा। उसके बाद अपना आता है राष्ट्रीय पहचान। कौन सी पहचान साथियों? राष्ट्रीय पहचान। हमारा संविधान हमें ये कहता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय पहचान पर बहुत बल दिया गया। हम समुदाय भी बनाते हैं, जातियों के आधार पर भी हमारा संगठन है, धर्म के आधार पर भी संगठन है। इन सब के बावजूद हम सब की आत्मा में एक ही है कि हम सब भारतीय हैं और ये भारतीय की पहचान की भावना प्रबल करता कौन है, यानी कि राष्ट्रीय पहचान की भावना प्रबल कौन करता है? हमारा संविधान करता है। तो ये भी थोड़ी सी बात क्या करना है, याद करनी है हमें। इसके बाद हमारे संविधान ने क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, तो हमारे संविधान ने ऐसे तरीके से देखें तो ये जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी की सारी उनकी उपलब्धियां ही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा संविधान है
आज भी एक पंच की तरह काम कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ये अपने आप में उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो सामाजिक न्याय स्थापना में या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में भी वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये भी उसकी एक क्या है, उपलब्धि है। उसके साथ हम बात करें कि हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान एक संप्रभु संविधान है, जो बाहरी हस्तक्षेप के या बाहरी दबाव के आधार पर नहीं बनाया गया, बल्कि भारतीयों के आधार पर, भारतीयों की विचारधाराओं को समझकर बनाया गया है। यही उपलब्धि है। और इससे बेहतरीन उपलब्धि ये है कि हमारे देश में संविधान संशोधन की बात करते हुए 1949 के समय का बना हुआ संविधान आज तक निरंतर तरीके से अपना काम या अपना दायित्व पूरा कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी हमारे देश के संविधान की क्या है साथियों, उपलब्धियां हैं। और इनके बाद हम बात करें कि हमारा संविधान एक उदारवादी व्यक्तिवाद की बात करता है। किसकी बात करता है? उदारवादी व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद की बात करता है। ये उदारवादी व्यक्तिवाद के लक्ष्य को लेकर चलता है। उदारवाद के संदर्भ में हमारे देश में दो विचारधाराएं चलती है। उदारवाद के संदर्भ में दो विचारधाराएं, और ये दो विचारधाराएं कौन बताते हैं? दो विचारधाराएं, ये दो विचारधाराएं बताते हैं अपने के एम पन्नीकर, नाम सुना होगा आपने, के एम पन्नीकर। और ये के एम पन्नीकर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये के एम पन्नीकर वही है, या के एम पन्नीकर वही है जिन्होंने अपने फजल अली आयोग के सदस्यों के तौर पर भी, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य के तौर पर भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। अब देखिए, इन्होंने कहा दो कौन कौन से विचारधाराएं हैं। इन्होंने कहा पहली विचारधारा है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय, राजा राममोहन राय उदारवाद की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार तो मिलने ही चाहिए, उसके साथ ही विशेष तरीके से महिलाओं को मिलने चाहिए अधिकार। उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में बात की, महिलाओं को सम्मान देने की बात की। हम बात कर सकते हैं कि श्योर है कि उनकी जो उन्होंने आत्मीय सभा का निर्माण किया था, आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा क्या कर रही थी? आत्मीय सभा 1814 की बात कर रहा हूं मैं। आत्मीय सभा में या आत्मीय सभा में ऐसे व्यक्तियों का संगठन था जो ये कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति है स्त्री सती कर रहा है, मतलब सती प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, उनका विरोध करना था। और ऐसे व्यक्ति जो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, उन व्यक्तियों का एक संगठन था आत्मीय सभा, जो 1814 में। और सती किसको किया जाता था? महिलाओं को। तो इसका संदर्भ में पहले ही राजा राम मोहन राय बात कर चुके हैं, 1814 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो पहला उदारवाद तो हमारे यहाँ से यहीं से शुरू हो गया। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को अधिकारों के साथ साथ महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। और दूसरी बात करते हैं कौन? एक तो अपने बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और दूसरा किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। तो स्वामी विवेकानंद भी ये कहते हैं, स्वामी विवेकानंद है कि हमारा जो प्राचीन हिंदू धर्म है, उनकी मान्यताओं को और उनके अच्छे विचारों को ग्रहण करते हुए हमें आगे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी भावनाओं को मतलब उन विचारों के हम प्रबल समर्थक थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। जो प्राचीन हमारा हिंदू धर्म था, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे संदर्भ में ही किन की बातें की गई है साथियों। तो इन सभी संदर्भों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में या उदारवादी विचारधारा के साथ साथ ये दो उदारवादी विचारधाराओं को अपनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के साथ साथ एक जस्टिस रनाडे हैं, उनकी भी इनके साथ या सम्मिलित ही है, एक ही है विचारधारा। इनके साथ सामाजिक न्याय का जज्बा भी एक ऐसे मतलब है कि जो हमारा सनातनी धर्म है अर्थात हिंदू धर्म है, उनके आधार पर देने की बात करते हैं। विवेकानंद के अनुसार तो ये कहते हैं कि हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के, अगर उदारवादी सिद्धांत नहीं है तो इसका मतलब है कि हम हिंदू धर्म की जो ये इतनी हम बात कर रहे हैं, इनकी संभव मतलब इनके बिना तो ये संभव ही नहीं है, इसकी पुनर्रचना भी संभव नहीं है। अब साथियों हम आगे बात करें, ये तो अपना स्वामी विवेकानंद और जस्टिस रनाडे का हो गया, और राजा राम मोहन राय की भी बातें हो गई कि इन्होंने किस तरीके से उदारवाद के संदर्भ में बात की। एक हम बात करेंगे कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 371, और आर्टिकल 371 संघवाद के बारे में ही बात करता है। वो विशेष तरीके से नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों को क्या करता है? नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष अधिकार देता है। क्या करता है?
पूर्वोत्तर राज्यों को विशेषाधिकार देता है। ये थोड़ा सा याद करना। और इसके साथ ही एक आर्टिकल 371 ए है, वो विशेषाधिकार भी देता है और इसके साथ ही आप्रवास पर रोक लगाता है। आप्रवास पर रोक तथा संस्कृति को बढ़ावा, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद करना। ये अपने संघवाद के संदर्भ में। इससे आगे अगर साथियों हम बात करें तो फिर अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आलोचकों के बारे में। उन्होंने संविधान की क्या क्या आलोचनाएं की है। तो आलोचकों के संदर्भ में हम पहले ही विचार को देखें तो पहला विचार है कि आलोचनाएं, और पहला ही विचार है अपना कि वकीलों का संविधान है। किसका संविधान है साथियों? वकीलों का संविधान। एक बात करें कि आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान वकीलों का संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान सभा में जो 299 सदस्य थे उनमें 60% से ज्यादा वकील थे। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान को बनाने के लिए, अब देखिए एक बात ये भी हो सकती है कि संविधान को बनाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ही आवश्यकता होती है। अगर अनपढ़ लोग या गंवार लोग अगर संविधान सभा में बैठ जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति कानून का जानकार नहीं होगा तो वो ठीक तरीके से सक्षम संविधान नहीं बना पाएंगे। और दूसरी, हम इस तथ्य को इसी तरीके से खारिज कर सकते हैं कि अगर वकीलों ने अपने हितकारी निर्णयों को ही दिया या उद्देश्यों को ही संविधान में पिरोया होता तो आज तक हमारा संविधान जिस तरीके से एक अच्छी भूमिका निभा रहा है, मतलब एक खुली किताब की तरह या खुले डिब्बे की तरह काम कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो पहला वकीलों का संविधान है, ठीक है। दूसरा, वकीलों का संविधान भी कह सकते हैं, कांग्रेस का संविधान भी कह सकते हैं। इसके साथ ही दोनों में ये हो सकता है। इसके साथ दूसरी अगर बात करें तो हमारे संविधान जो व्यक्ति है, जैसे उदार का संविधान, आलोचक कह रहे हैं कि भारतीय संविधान एक क्या है? उदार का संविधान है। उदार का संविधान के संदर्भ में उनकी बात यह है, वे कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान बना है वो लगभग बहुत सारे देशों से कानूनों को उधार लिया गया है, बहुत सारे देशों को पढ़कर, देशों के संविधानों को पढ़कर वहां के कानूनों को लिया गया। और विशेष तरीके से इनकी आपत्ति इनसे है कि लगभग अपने देश के 50% जो आर्टिकल वगैरह है, यानी कि 50% बातें हैं वो किससे ली गई है? इंग्लैंड से ली गई। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि संविधान को कहा गया उधार से लिया गया या नकल करके लिया गया है, जो भी है। तो कहने का मतलब है, तो इस तथ्य को हम इसलिए खारिज कर सकते हैं, अगर किसी भी देश के संविधान में अगर अच्छी बातें लिखी गई है तो उसे पढ़कर अपने देश के संविधान में पिरोना, ये उधार की बात नहीं है, ये नकल की बात नहीं है, बल्कि सौभाग्य की बात हो सकती है। हमारे देश की भी अच्छी बातों को लेकर बहुत सारे देशों ने हमारे देश के संविधान के अंतर्गत लिखी गई बातों को भी अपनाया है। तो इसके आधार पर भी हम इनकी आलोचनाओं को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब साथियों, इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि कुछ आलोचक बताते हैं कि ये देश है जो पश्चिम का, ये अपना संविधान है वो पश्चिम के लोगों द्वारा थोपा गया संविधान है। अर्थात उन्होंने कहा है कि हमारे जो देश की संविधान सभा है वो पूर्ण रूप से मतलब संप्रभु नहीं थी। तो हम इसके संदर्भ में पहले भी बात कर चुके हैं, या नेहरू के कथन से भी हम समझ चुके हैं कि हमारे देश की जो संविधान सभा है या संविधान निर्माता थे वो पूर्ण रूप से संप्रभु थे। कुछ लोग कह रहे थे मतलब हम तीसरी बात करें तो सार्वभौमिक मताधिकार नहीं हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हुआ था। कि जो सदस्य चुने गए वे सदस्य वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए। अगर हम बात करें साथियों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, उनका कहना सही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना। हमने कुछ को मतलब समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा चुना, कुछ को जो देसी रियासतों उन्हें मनोनीत करके भेजा हमने, या उस समय की जो परिस्थितियां उनके साथ ही तो ये जो स्थितियां हुई है, या अंग्रेज केंद्र शासित प्रदेशों से भी मनोनीत होकर आए थे, ब्रिटिश भारत से है वो मतलब आप एकल संक्रमणीय सार्वभौमिक मतदान प्रणाली तो नहीं कह सकते, लेकिन
जो आज हम राष्ट्रपति के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में जिस मतदान प्रणाली की बात करते हैं, उन्हीं मतदान प्रणाली के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को, कुछ सदस्यों को चुना गया, बाकी कुछ को मनोनीत किया गया। अब देखिए, तो ये तो उनकी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उस समय, पहली चीज तो ये है कि मतदान करवाना हमारे लिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करवाना हमारे लिए संभव नहीं था। मतदान करवाना ही संभव नहीं था, पहली बात तो ये है सभी जनता का, और ना इसके संदर्भ में जनता इतनी जागरूक थी। दूसरी बात ये थी, अगर हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाते तो भी लगभग कोई 1, 2 या 3, 4 के अलावा यही सदस्य चुन के आते। अगर कल्पना करें कि ये नहीं आते, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर क्या हुआ था कि पहले बंगाल से थे, और अम्बेडकर ये पहले कहां से थे, बंगाल से थे, मतलब निर्वाचित हुए, और फिर बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो फिर इन्हें वापस बंबई से चुना गया। तो अगर ऐसा करते तो जैसे ये अम्बेडकर साहब वैसे व्यक्ति है, ये अगर नहीं चुने जाते इन चीजों में, तो फिर भी हमें बी आर अम्बेडकर जैसे व्यक्तियों को चुनना पड़ता या विधानसभा के सदस्य बनाने पड़ते। क्यों? क्योंकि ये एक विधि के जानकार थे, कानूनों के जानकार थे, इसलिए हम इस तरह का भी क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। इसके साथ और भी, अब जैसे विवाद में हम के हनुमंथैया के विचार को सुनेंगे। के हनुमंथैया, के हनुमंथैया विधानसभा के एक सदस्य थे, और इनके विचार है कि हम तो वीणा और सितार की गूंज सुन रहे थे, हम तो ये चाह रहे थे वीणा और सितार बजेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या बज रहे हैं, यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहे हैं। उनका कहना था कि ये तो पूरा का पूरा देश है जो संविधान हमारी मंशा के विपरीत है। उनके साथ ही वे ये भी कह रहे हैं कि ये वो संविधान नहीं है जो महात्मा गांधी चाहते थे, बल्कि इस संविधान की तो महात्मा गांधी ने कल्पना ही नहीं की थी। ये हनुमंतैया का कहना है, जो एक भारतीय संविधान के आलोचक है। एक ऐसे आलोचक है लक्ष्मी नारायण साहू। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण साहू। लक्ष्मी नारायण साहू भी लिखते हैं कि जो भारतीय संविधान है, ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान का जैसा संविधान हम चाहते थे वैसा संविधान बना नहीं है, लेकिन ये संविधान लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा और कुछ समय बाद ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि निष्प्रभावी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों भारतीय संविधान के आलोचकों में है, तो इनका भी नाम याद रखना और इन दोनों के विचारों को भी क्या करना, याद रखना। एक अल्पसंख्यक जो हमने बात की थी, उनके संदर्भ में अगर आप बात करना, याद करना चाहते हो, तो एक हमारे संविधान की एक और महिला सदस्य थी, मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, जिनका नज़मा हेपतुल्ला नाम है। उन्होंने अपने आप में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मना किया था कि हमें अलग से पृथक निर्वाचन देने की आवश्यकता नहीं है हमारे समुदाय को। और ऐसा कैसा आपको पता होगा, 1932 में पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य, और उस समय भी यही बात की गई, 1932 में भी जो 24 अप्रैल को हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि जो दलितों को है पृथक निर्वाचन प्रणाली है वो उससे मुक्त किया गया, यानी कि अलग किया गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं देंगे। तो ये भी थोड़ी बातें याद करना। अब हमारे देश में सीमाएं क्या है, हमारे देश की संविधान की देखिए, सीमाएं पहले तो यही है कि वो संघ की ओर ज्यादा ध्यान देता है, संघवाद, संघ की ओर झुकाव रखता है। सर्वाधिक उसका झुकाव किसकी ओर है? झुकाव संघ की ओर है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं सीमाओं में कि जो हमारे देश का संविधान है, उसमें जो महत्वपूर्ण अधिकार है, महत्वपूर्ण अधिकार, महत्वपूर्ण अधिकारों को डीपीएसपी में रख दिया है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तत्वों में रख दिया, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। और जो महत्वपूर्ण अधिकार थे, उन महत्वपूर्ण अधिकारों को क्या कर दिया, राज्य की नीति निदेशक डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या कर लिया है, रख लिया है। तो ये अपने संविधान की थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सीमाएं है कि भाई यहाँ अपना संविधान है थोड़ा ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया है, हालांकि फिर भी एक ठीक अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद ये चीज हो सकती है, आलोचना प्रत्येक वस्तु की जा सकती है, आलोचना प्रत्येक व्यक्ति की जा सकती है। तो भारतीय संविधान तो एक पुस्तक है, भारतीय संविधान एक नियमों का पिटारा है। तो
कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ होगी, लेकिन आखिरकार हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक आलोचना का संविधान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये ठीक तरीके से अपना काम कर रहा है। तो चलिए साथियों, आज इतना ही, बाकी हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त